Let's get started with Chapter 1. The main heading on top tells us this is from a university textbook series for political science, and it's all about Chapter 1, which is titled Theories of Power. The bullet points right below show what you'll be learning in this section. First, the elite theory of power, which we'll study through thinkers like Pareto, Mosca, and Michels. Next, the Marxist theory of power, which comes from Karl Marx. And finally, we'll do a comparative study and look at how these ideas are relevant today. Now, moving to the next part, the textbook emphasizes that there's a high syllabus priority on the study of elite theory and Marxist theory of power. बेसिकली ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अलग अलग नजरिया देता है कि समाज में पॉलिटिकल पावर कैसे बनती है. Continuing to the introduction, the textbook asks one of the most important questions in political science. Who really holds political power in society? Different thinkers have given different answers. कुछ लोगों का मानना है कि एक छोटा सा ग्रुप पावर को कंट्रोल करता है, जबकि दूसरे कहते हैं कि इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास के पास पावर रहती है. तो इन्हें दो मेजर अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है. पहला है एलीट थ्योरी ऑफ पावर और दूसरा है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर. इन्हीं समझने से हमें ये एनालाइज करने में मदद मिलती है कि सरकार कैसे चलती है और असली फैसले कौन लेता है. अब एलीट थ्योरी ऑफ पावर का मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिकल पावर एक छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप के हाथ में होती है जिन्हें एलीट कहा जाता है. ये थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी में लगता है सब बराबर है, पर असली में कुछ लोग ही इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये एलीट्स होते कौन हैं? सिंपल वर्ड्स में एलीट्स वो लोग होते हैं जो अपनी दौलत, पढ़ाई, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की वजह से सोसाइटी में पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं. एग्जांपल्स में टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री कमांडर्स और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स शामिल हैं. सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है सरकारी महकमे के सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी, जैसे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स. ये लोग सरकारी नीतियों को लागू करते हैं और देश के रोजमर्रा के कामकाज को चलाते हैं. अब आते हैं एलीट थ्योरी के मेजर थिंकर्स पर, जिनमें विल्फ्रेडो परेटो, गैतानो मॉस्का और रॉबर्ट मिशेल्स शामिल हैं. लेट्स स्टार्ट विद विल्फ्रेडो परेटो. He believed that every society is ruled by a minority called the elite. According to him, society is basically divided into two parts: the elite, who have superior intelligence and leadership skills, and the non-elite. He also introduced the idea of the circulation of elites, which means that no elite stays in power forever. Over time, old elites become weak and new talented individuals emerge to replace them. देखते हैं गैटानो मॉस्का को. मॉस्का ने कहा कि हर समाज दो हिस्सों में बंटा होता है. पहला रूलिंग माइनॉरिटी, यानी जो लोग सत्ता चलाते हैं, और दूसरा रूल मेजॉरिटी, यानी आम जनता. उनका कहना था कि रूलिंग माइनॉरिटी इसलिए जीत जाती है क्योंकि वो मेजॉरिटी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है. अब बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल्स की, जिन्होंने एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. उनका कहना था कि हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की. इसका मतलब है कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आखिर में वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, इवन इफ इट्स अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. ये सवाल एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की. चलो अब आगे बढ़ते हैं और फीचर्स ऑफ एलीट थ्योरी देखते हैं. पहला फीचर है कि पॉलिटिकल पावर एक छोटे से ग्रुप के पास होती है और आम लोग डायरेक्टली पावर कंट्रोल नहीं करते. एलीट्स के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ज्यादा होती हैं, लीडरशिप चेंज होती रहती है सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स के थ्रू, और कंप्लीट पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है. अब जानते हैं एलीट थ्योरी के फायदे. ये थ्योरी बताती है कि असली में पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लीडरशिप की अहमियत पर जोर डालती है. ये भी मानती है कि कामकाज चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजन मेकिंग को समझने में मदद करती है. अब देखते हैं एलीट थ्योरी की कमियां. ये थ्योरी आम लोगों के रोल को कम करती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इग्नोर करती है. ये पहले से ही मान लेती है कि एलीट्स हमेशा राज करेंगी और इलेक्शन और पब्लिक ओपिनियन के असर को नजरअंदाज करती है. अब चलते हैं दूसरी मेजर थ्योरी पर, जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर. इसे कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था. मार्क्स का कहना था कि पॉलिटिकल पावर उस क्लास के हाथ में होती है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज. कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में ये क्लास होती है बोर्जुआजी, यानी कैपिटलिस्ट क्लास. देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी का बेसिक आइडिया. कार्ल मार्क्स का मानना था कि इकोनॉमिक पावर ही डिसाइड करती है कि सियासी यानी पॉलिटिकल पावर किसके पास होगी. सरकार और दूसरे पॉलिटिकल इदारे हमेशा रूलिंग इकोनॉमिक क्लास के फायदे के लिए काम करते हैं ताकि उनकी दौलत और जायदाद महफूज रहे. गॉट इट?
I'll use those exact words from now on. अब देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी का पहला की कॉन्सेप्ट, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के हिसाब से समाज दो हिस्सों में बंटी होती है। पहली बोर्जुआजी जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, और दूसरी प्रोलेटेरिएट जो मजदूर होते हैं और अपनी मेहनत बेचते हैं। मार्क्स का मानना था कि इन दोनों क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना पक्का है। अब देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी का दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक बेस डिटरमिन्स पॉलिटिकल पावर। मार्क्स का कहना था कि जो लोग दौलत और वेल्थ को कंट्रोल करते हैं वही असलियत में पॉलिटिक्स और सरकार को भी चलाते हैं। जितने भी कानून और सरकार होते हैं वो अक्सर रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास रूल। मार्क्स का कहना था कि सरकार न्यूट्रल नहीं होती बल्कि ये एक जरियों की तरह काम करती है जिससे रूलिंग क्लास अपनी हुकूमत को बरकरार रखती है और मजदूरों को कंट्रोल करती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, रेवोल्यूशन। मार्क्स का मानना था कि मजदूर लोग आखिरकार कैपिटलिस्ट्स के जुल्म के खिलाफ बगावत जरूर करेंगे। इस इनकलाब से कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, सोशलिज्म आएगा और आखिरकार एक क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी जहां सब बराबर होंगे। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी पर। इसका पहला फीचर है कि इकोनॉमिक पावर ही असल में सियासी यानी पॉलिटिकल पावर का जरिया है। दूसरा, समाज अलग अलग क्लासेस में बटा होता है जिनके इंटरेस्ट्स आपस में टकराते हैं। तीसरा, सरकार रूलिंग क्लास के फायदे के लिए काम करती है। चौथा, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक रिलेशंस को दिखाती है। और पांचवा, क्लास स्ट्रगल ही तारीखी बदलाव की वजह बनती है। अब देखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के फायदे। ये थ्योरी दौलत और सियासी यानी पॉलिटिकल असर के बीच के ताल्लुक को उजागर करती है, माशी यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समझाती है, मजदूरों के शोषण पर जोर देती है और सामाजिक इंसाफ यानी सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाती है। Let's look at the criticisms of Marxist theory. Some critics feel it gives way too much importance to economic factors and underestimates the power of democracy and the constitution. They also point out that many democratic governments work for public well-being, not just for the rich, and that modern societies are much more complex than a simple two-class model. Comparative study between elite theory and Marxist theory. Think of it like this. Elite theory focuses on the fact that leadership and organization are the key, where a small group of people are always running the show. On the other hand, Marxist theory says that economic power or who owns the wealth is what drives politics and creates class struggles. So one is about leadership concentration, while the other is about economic dominance. Now, looking at how this applies in the Indian context, both these theories help us understand what's happening politically here. For instance, senior political leaders, top bureaucrats, influential business magnates, and big media owners often play a large role in policy making, which fits right into the elite theory. At the same time, issues like economic inequality and the debate over corporate power in politics are looked at using Marxist ideas. Even today, these theories are still very relevant because people are discussing whether wealthy corporations influence government policies, if political decisions are controlled by a small elite, and how economic inequality affects our democracy. These kinds of debates show that the conversations started by Pareto, Mosca, Michels, and Marx are still very much alive in modern political analysis. Up this section, the chapter summary reminds us that elite theory argues that power is in the hands of a few, while Marxist theory says power is determined by who has the economic power. They both give different ways of looking at how power works in society. Next, there's a list of key terms, which includes elites, the circulation of elites, the ruling minority, the iron law of oligarchy, and terms like bourgeoisie and proletariat that we discussed earlier. चलो अब सभी की टर्म्स का क्विक वन लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलीट, समाज में टॉप पोजीशंस पर बैठने वाले इन्फ्लुएंशियल लोग जो ज्यादा पावरफुल होते हैं। एलीट थ्योरी ये मानने वाली अप्रोच की पावर हमेशा एक छोटे माइनॉरिटी ग्रुप के हाथ में रहती है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स वो प्रोसेस जिसमें पुराने एलीट्स कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी जगह नए ताकतवर लोग ले लेते हैं। रूलिंग माइनॉरिटी वो छोटा सा ग्रुप जो आम जनता पर राज करता है क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये प्रिंसिपल की कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आखिरकार वो कुछ मुखिया नेताओं के कंट्रोल में आ जाती है। ओलिगार्की एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां पे पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाती है। कार्ल मार्क्स वो मशहूर थिंकर जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी और इकोनॉमिक पावर को पॉलिटिक्स की नींव बताया। बोर्जुआजी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के वो मालिक लोग जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। प्रोलेटारिएट वर्किंग क्लास के मजदूर लोग जो अपनी मेहनत बेचते हैं और बोर्जुआजी के लिए काम करते हैं। क्लास स्ट्रगल बोर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के बीच का वो इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी में चलता रहता है।
अब देखते हैं एग्जामिनेशन फोकस सेक्शन। इसमें बताया गया है कि कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एलीट थ्योरी का मतलब और उसके फीचर्स, परेटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, मॉस्का की रूलिंग माइनॉरिटी, मिशेल्स का आयन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मार्क्सिस्ट थ्योरी और इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी। समझ गया। अब हम देखते हैं पॉसिबल यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस और उन्हें हल करने का तरीका। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पहला सवाल है, एक्सप्लेन द एलीट थ्योरी ऑफ पावर विद रेफरेंस टू परेटो, मॉस्का एंड मिशेल्स। इसका जवाब लिखने के लिए आपको परेटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, मॉस्का की रूलिंग माइनॉरिटी और मिशेल्स का आयन लॉ ऑफ ओलिगार्की को एक्सप्लेन करना होगा। चलो बाकी के क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं। दूसरा सवाल है, डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। इसमें आपको मार्क्स का ये कहना एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक पावर ही असल में पॉलिटिकल पावर की नींव है और स्टेट हमेशा रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा सवाल है, कंपेयर एलीट थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। इसमें आपको दोनों थ्योरीज के बीच का डिफरेंस बताना होगा, जहां एलीट थ्योरी लीडरशिप पर जोर देती है और मार्क्सिस्ट थ्योरी इकोनॉमिक डोमिनेंस और क्लास स्ट्रगल पर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला है, व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, जिसमें परेटो की थ्योरी बतानी है कि कैसे ओल्ड एलीट नए एलीट से रिप्लेस होती है। दूसरा है, एक्सप्लेन द आयन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जिसमें मिशेल्स का प्रिंसिपल है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा कुछ लोगों के कंट्रोल में आ जाती हैं। तीसरा है, डिफाइन द बॉर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास को डिफाइन करना है। और लास्ट शॉर्ट आंसर है, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो दोस्तों, ये थे एग्जामिनेशन फोकस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके जवाब। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।